समीर, समीर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ समीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सोना प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो सोना। नहीं समीर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे बार बार बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है। सोना प्लीज मेरी बात तो समझो, क्या मैंने कभी तुम्हें हर्ट किया है? बताओ, क्या कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है? मैंने तो हमेशा हमेशा तुम्हें दिलो जान से चाहा है। क्या मतलब ऐसी चाहत का, जब तुम्हारे परिवार वाले चाहते ही नहीं तो फिर तुम अपने परिवार वालों के अनुसार चलो ना। मैं तो वैसे भी अपशगुनी हूँ, अभागी हूँ और न जाने क्या क्या तुम्हारे परिवार वालों की नजरों में। तुम्हारे परिवार ही क्यों, मैं तो सारी दुनिया की नजरों में अपशगुनी हूँ, जो शादी के 6 महीने बाद ही अपने पति को खा गई। प्लीज तुम मेरी माँ और बहन की बातों का बुरा मत मानो। मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना, मैं तो कभी तुम्हें अपशगुनी नहीं समझता, और मैंने कभी ऐसा कुछ समझा होता तो क्या मैं तुमसे दिल लगा बैठता? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन इस तरह बार बार तुम्हारी माँ और बहनों का मुझे फोन आता है और वह लोग मुझे कितना कुछ सुनाते हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, जब मार्केट में उन्होंने मुझे रोककर सब लोगों के सामने कितना उल्टा सीधा सुनाया। हाँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उनकी कोई गलती नहीं मानती, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। अब तुम्हारा और मेरा मिलन इस जन्म में तो संभव नहीं है। नहीं सोना प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को तो हमारा साथ मंजूर नहीं है ना, फिर क्यों अपने परिवार वालों के खिलाफ जा रहे हो तुम? मुझे किसी की बातों का कोई परवाह नहीं है सोना, लेकिन प्लीज प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ। बात सिर्फ मेरी होती ना तो मैं सारी दुनिया की ताने सह लेती, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मेरी माँ को भी फोन करके कितना कुछ सुनाया। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी मेरे रिश्ते की वजह से मेरी माँ और मेरे पापा पहले से कितना परेशान हैं। मेरे साथ इतने कम उम्र में इतना कुछ हो गया, इस सदमे से मेरे मम्मी पापा अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उस पर भी आपकी मम्मी मेरी मम्मी को कितना कुछ सुना रही है। अरे इन सब में मेरी मम्मी की क्या गलती है? उन्हें तो हमारे बारे में ढंग से कुछ मालूम भी नहीं था। मैंने अभी तक इस बारे में अपने घर में इसीलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं पहले चाहती थी कि तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएं, उसके बाद ही मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा 2 साल से मेरे पीछे भिड़े हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर जल्दी दूसरी शादी कर लूं, अपना नया जीवन शुरू कर लूं। लेकिन अभी तक कुछ न कुछ बहाना बताकर मैंने बात टालते गई और आगे भी टालते जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करने की जल्दबाजी है, वह तो बस। आई एम सॉरी सोना, मैं आंटी जी से भी हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरी माँ और बहन की बातों की वजह से तुम हमारा रिश्ता खत्म मत करो। लेकिन ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है समीर। जब तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाने को तैयार नहीं है तो मैं कैसे इस रिश्ते में खुश रह सकती हूँ? कैसे मैं तुम्हारे घर वालों का दिल दुखाकर तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बिना तो अब मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं घर तक नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हो, मेरा फोन नहीं उठा रही हो, इसलिए मजबूरन मुझे घर आना पड़ा। प्लीज समीर, मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं तो अगर माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बेकार में ही मुझसे 50 तरह के सवाल करेंगी। मैं खुद बात करूंगा आंटी से, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। जब मुझे शादी तुमसे ही करनी है तो मैं क्यों किसी से डरूं? मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा था पिछले 8 महीने से। अरे सोना, तुम क्यों रो रही हो बेटा? और ये लड़का कौन है? नमस्ते आंटी, मेरा नाम समीर है और मैं और सोना एक दूसरे को पिछले 8 महीने से पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। क्या? इतनी बड़ी बात और सोना ने मुझे बताया भी नहीं? माँ मैं आपको बताती, लेकिन तब जब समीर के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते। लेकिन समीर के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन आंटी मैं तो तैयार हूँ ना, और मैं अपनी जिंदगी सोना के साथ ही बिताना चाहता हूँ। अगर मैंने सोना से शादी नहीं की तो समझ लीजिए कि शायद फिर मैं कभी किसी से शादी ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब मुझे याद आया, तुम वही समीर हो ना जिसकी माँ का फोन मुझे आया था और वो मुझे उल्टा सीधा सुनाया जा रही थी, कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को संभाल लूं। तब तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे तो लग रहा था कि जैसे वो कोई रॉन्ग नंबर है और वह गलती से मुझे कुछ सब कुछ सुनाया जा रही है। और सोना, तुमने भी तो यही कहा था ना बेटा कि कोई रॉन्ग नंबर है। माँ मैं क्या बोलती माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि वह रॉन्ग नंबर है। देखो बेटा समीर, ये बात अलग है कि तुम सोना को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो तुम सोना को भूल जाओ ना। नहीं आंटी, ऐसी बात मत कहिए, मैं नहीं भूल सकता। सोना मेरी जिंदगी है। लेकिन बेटा, हमारी सोना ने इतने कम उम्र में पहले इतना बड़ा दुख देखा है, इतने बड़े दुख का सामना किया है, और ऐसे में अब हम उसके दूसरा रिश्ता करेंगे और उस रिश्ते में अगर घर वाले ही तैयार न हो तो हम कैसे अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे? आंटी आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरे घर वाले तैयार नहीं है तो मैं सोना को लेकर अलग रह लूंगा, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोना से करूंगा। नहीं समीर, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, और वैसे भी तुम्हारे मम्मी और बहन गलत नहीं है। मैं एक विधवा हूँ, भला वो अपनी कुंवारी बेटी की शादी मुझसे क्यों होने देंगे? नहीं सोना, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और अब तुम चिंता मत करो। दोबारा मैं इस घर में तब आऊंगा जब मैं या तो अपने घर वालों को इस बात के लिए मना लूंगा या फिर मैं शादी का इरादा ही लेकर आऊंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना। और आंटी जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप इस रिश्ते को खुशी से स्वीकार कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखूंगा, उसे दुनिया की सारी खुशी दूंगा। मैं जा रहा हूँ सोना, लेकिन बहुत जल्दी लौटूंगा।
मेरी बच्ची, तुम रो मत। तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वैसे भी बेटा, हमने एक बार गलती तो कर ही दी है, जो तुम्हारी मर्जी के बिना उस घर में जबरदस्ती तुम्हारी शादी के लिए तुम पर दबाव बनाया, जिसका इतना बुरा नतीजा झेलना पड़ा हमें। अब तुम चिंता मत करो। अब हम जो भी फैसला लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए लेंगे। तुम चिंता मत करो। अगर समीर तुमसे इतना ही प्यार करता है और समीर को तुम पसंद करती हो तो ठीक है, हम समीर के माता पिता को मनाने की कोशिश करेंगे। नहीं माँ, समीर के पिता इस दुनिया में नहीं है और समीर की माँ और समीर की बहनें इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। समीर की माँ तो इस रिश्ते को मानने को तैयार भी हो जाएगी ना माँ, तो समीर की दोनों बहनें कभी ये शादी नहीं होने देंगी। तू चिंता मत कर बेटा। जब समीर तुमसे इतना ही प्यार करता है तो समीर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेगा। और चल चल, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ये है सोना। सोना और समीर एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। असल में सोना की शादी 2 साल पहले हुई थी और इस शादी के लिए ना ही सोना तैयार थी और ना ही सोना का पति, लेकिन घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके सोना और विवेक की शादी करवा दी थी। सोना ने तो जैसे तैसे अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सोना का पति सोना को फुटी आंख भी पसंद नहीं करता था और सोना से रोज लड़ाई करता, मारपीट करता, यहाँ तक वह खूब नशा भी करने लगा था। और एक दिन नशे की हालत में वह गाड़ी चला रहा था और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पुल में गिर गई, जिससे सोना के पति का शादी के 6 महीने बाद ही स्वर्गवास हो गया। और सोना के ससुराल वालों ने सारा इल्जाम सोना के ऊपर लगाकर उसे घर से निकाल दिया। सोना मायके आने के बाद अपनी जॉब को फिर से कंटिन्यू करने लगी, जहां सोना की मुलाकात समीर से हुई और कुछ ही मुलाकातों में सोना और समीर एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही उन लोगों ने शादी का फैसला भी कर लिया। लेकिन समीर के घर वालों को यह रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। समीर के परिवार में समीर की एक माँ, एक कुंवारी बहन और एक शादीशुदा बहन है, जिसका ससुराल समीर के घर से थोड़ी ही दूर पर ही था। समीर की दोनों बहनें और माँ सोना को अपशगुनी कहती थी, इसीलिए वह रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन समीर किसी भी कीमत पर सोना को खोना नहीं चाहता था। तू पागल तो नहीं हो गया समीर? अरे तुझे कितनी बार समझाए हम, वह अपशगुनी लड़की जो शादी के 6 महीने के अंदर ही अपने पति को खा गई, तू ऐसे अपशगुनी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? उसे इस घर की बहू बनाना चाहता है? हाँ दीदी, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सोना से ही करूंगा और आप लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तो मैं सोना से कोर्ट मैरिज कर लूंगा। हे भगवान, इस लड़की को कौन समझाए? ये लड़का तो ना ही अपनी बहन की ओर देख रहा है और ना ही अपनी माँ की ओर देख रहा है, अपने ही मन का करने लगा है। अरे तू एक हमारा लौता बेटा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? एक बार तो हमारे बारे में सोच। माँ, मैं हूँ ना, मैं तो सबकी फिक्र कर रहा हूँ, सबके लिए सोच कर बैठा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। और सोना कोई अपशगुनी नहीं है, उसका पति जरूरत से ज्यादा ड्रिंक करता था, इसीलिए उसके साथ ये दुर्घटना हुई। इसमें सोना का क्या दोष है? और मैंने फैसला कर लिया है माँ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोना से करूंगा, और वह भी 1 महीने के अंदर ही। याद रख समीर, अगर तूने अपने मन की किया ना तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। हाँ हाँ भैया, एक बार आप मेरे बारे में तो सोचिए। अगर कोई सुनेगा कि इस घर में विधवा लड़की बहू बनकर आई है तो मुझसे कौन शादी करेगा? वाह छोटी, तुझे अपनी शादी की चिंता है, लेकिन अपने भाई की कोई चिंता नहीं है। तुझे अपने भाई की पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब स्वार्थी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। अब मैं बहुत जल्दी सोना से कोर्ट मैरिज करके इस घर में आऊंगा। जाते जाते सुन ले, अगर तूने उस अपशगुनी लड़की से शादी की ना तो तुझे अपनी माँ और बहनों से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं वही करूंगा जो मैंने सोच रखा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो तकदीर ही फूट गई। इस लड़की के ऊपर ना जाने उस कुलक्षणी ने कौन सी जादूगरी कर दी है जो ये हम लोगों की एक नहीं मान रहा है। हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है कि जरूर उसने कुछ न कुछ टोना टोटका किया है, नहीं तो ये समीर कल तक दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, मेरी कोई बात नहीं टालता था, और आज वह उस अपशगुनी लड़की के नाम के माला जप रहा है। अगर माँ आज समीर हम लोगों की बात नहीं माना ना तो समीर को हम तीनों के प्यार से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ दीदी, वो अपशगुनी लड़की हमारे घर में होना नहीं। अरे तुम लोग कितना भी कुछ कर लो, लेकिन इसने फैसला कर लिया है तो ये किसी की बात नहीं मानेगा। बहुत जिद्दी है समीर। हम भी देखते हैं माँ, अगर उस अपशगुनी लड़की को भैया घर में ले आएंगे तो वो कैसे उसके साथ सुकून से रहेंगे। हम उसे सुकून से रहने ही नहीं देंगे। हाँ, बस अब इंतजार करो कि समीर क्या फैसला लेता है। इस तरह समीर अपने घर वालों को धमकी देकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और समीर सीधे सोना के घर जाता है और सोना के माता पिता से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह उन दोनों की शादी खुशी से होने दे। सोना के माता पिता ने भी सोना की जिंदगी के साथ एक बार खिलवाड़ कर दिया था, इसीलिए उन्होंने कोई रोक टोक नहीं किया और सोना और समीर को कोर्ट मैरिज करने की इजाजत दे दी। 1 हफ्ते तक समीर सोना के घर पर ही रहा और 1 हफ्ते बाद जब उनकी कोर्ट मैरिज हो गई तो वह सोना को लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, हमने शादी कर ली है, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वाह समीर, दिन के उजाले में नाक कट रही थी, जो रात के अंधेरे में इस अपशगुनी लड़की को लेकर तुम यहाँ पहुँच गए। दीदी, रात के अंधेरे में मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे सोना के साथ आने में कोई शर्म आ रही थी, बल्कि कोर्ट मैरिज के बाद हमने मंदिर में भी 7 फेरे लिए हैं, इसीलिए घर आने में इतनी देर हो गई। अरे मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो तुम इतनी चेतावनी देने के बाद भी इस अपशगुनी लड़की के साथ घर पहुँच गए।
मम्मी, मैंने आप लोगों को कितना समझाया, आप लोगों से कितनी मिन्नतें की, लेकिन आप लोगों ने नहीं माने, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। और जो भी हो, अब तो ये आपकी बहू है ना, इसीलिए इसे खुशी खुशी स्वीकार करो और हमें घर में आने दो। तुझे क्या लगता है समीर कि तू कमाता है, इसका मतलब तू अपनी मनमर्जी करेगा? अरे इस अपशगुनी लड़की के लिए ना इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। और यदि तू इस घर में आना चाहता है तो इस लड़की को भूल जा, जैसे इसे उठाकर लाया है वैसे इसे छोड़ कर आ जा। दीदी, ये मेरी पत्नी है, कोई सामान की गठरी नहीं जो इसे मैं कहीं भी छोड़कर आ जाऊं। अरे जानवी, अब ये आधी रात को दोनों कहाँ जाएंगे? जो भी फैसला है वो सुबह ले लेंगे, इन लोगों को घर में आ जाने दो। नहीं माँ, एक बार घर में आ जाएंगे तो डेरा जमा लेंगे, इन्हें घर में आने की अनुमति बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे आप कैसे भूल गई, अगर यह लड़की आपके घर की बहू बनी ना तो आपके दामाद जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, क्या पता वो मुझे घर से ही निकाल दें। और आप अपनी दोनों बेटियों के बारे में नहीं सोच रही हैं, लगता है आप अपने बेटे के मुंह में अंधी हो गई हैं। जो इतनी बड़ी गलती कर लिया समीर ने, फिर भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो रही हो। हाँ माँ, आप अपने बेटे के मुंह में ना अंधी हो रही हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही लोग रहो माँ के साथ, और जिंदगी भर माँ की जिम्मेदारी भी अब तुम दोनों बहनें ही उठाना। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर। चलो सोना, हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति इतना सक्षम है कि वह तुम्हें अपनी छत तो दे ही सकता है। क्या भाई, तुम हम लोगों को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गए? वाह समीर बेटा वाह, आज इस लड़की के मुंह में तो इतना अंधा हो गया कि तू अपने परिवार को छोड़ने को तक तैयार हो गया। क्या करूं, आप लोगों ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। चलो सोना। दीदी अगर भैया चले गए तो हमारे खर्चे कौन उठाएगा? आप तो कल अपनी ससुराल चली जाएंगी, लेकिन हमारा क्या होगा? इसीलिए तो मैं भी इन लोगों को अंदर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन जानवी तुम समझ नहीं रही हो। अरे हमारे खर्चे कौन उठाएगा? अभी मुझे नीतू की शादी भी करनी है। अरे समीर को हमें इसी घर में रखना है, तब तो उसकी तनख्वाह पे हमारा भी अधिकार होगा, नहीं तो यह लड़की उसकी सारी तनख्वाह पर अकेले राज करेगी। रुक जानवी, रुक ही नहीं, फिर बाद में जो भी करना है देख लेंगे। इसे हम भले चैन से रहने नहीं देंगे, कुछ दिनों में से घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन फिलहाल रोक ले बेटा। रुक जा समीर, आधी रात को लेकर अगर तू इस लड़की को यहाँ वहाँ फिरेगा तो हमारे घर की बदनामी होगी। लेकिन याद रखना, हमने सिर्फ तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है इस लड़की के साथ, लेकिन इस लड़की को हम अपनी भाभी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समीर के परिवार वाले अपने फायदे को देखते हुए समीर को घर से जाने के लिए मना कर देते हैं और समीर सोना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर पूरी रात समीर की दोनों बहनें और माँ सो नहीं पाती है और सोना को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढने लगती हैं। देखो माँ, आप भैया की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस अपशगुनी लड़की को अपनी बहू स्वीकार मत कर लेना। सुन रही है ना माँ, आप क्या सोचने लगी? सुन तो रही हूँ बेटा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? तू तो कल परसों अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी। क्या बात करती हो माँ, मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, मैं हूँ ना आपकी सेवा के लिए, कोई जरूरत नहीं है। आप सुन लो, उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करोगी, नफरत करो उससे, वो नफरत की ही लायक है। और हाँ माँ, मेरी भी शादी ना यही कहीं अड़ोस पड़ोस में ही करवाना आप, ताकि समय समय पर मैं आपकी देखभाल कर सकूं। एक बात ऐसे सोचो माँ, अगर उस अपशगुनी लड़की के चक्कर में आपके बेटे को कुछ हो गया तो आप तो अपना इकलौता बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। ऐसे क्या देख रही हैं माँ, सही तो कह रही हूँ। अभी तो वो पूरी तरह से इस घर की बहू नहीं बनी है, लेकिन जिस दिन आपने उसे दिल से स्वीकार कर लिया ना, तो समझ लेना कि वो इस घर की बहू बन गई। और इस घर की बहू बनते ही ना उसका जो सारा दोष है वह हम लोगों के ऊपर लगने लगेगा, भैया के ऊपर लगने लगेगा। बताओ, क्या आप यही चाहती हैं कि उस अपशगुनी का दोष भाई के ऊपर लग जाए और भाई के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए? नहीं, कभी नहीं। अगर बात ऐसी है तो मैं उस अपशगुनी लड़की को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी, उसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी मैं। वही तो समझा रही हूँ मैं आपको। अरे इतनी सी बात है, अच्छे से आप समझ लीजिए। भले ही मैं कल अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन यह बात अच्छे से याद रखना आप। हाँ बेटा, अच्छे से याद रखूंगी मैं, लेकिन एक बात का ख्याल तो तुम लोगों को भी रखना होगा कि समीर किसी भी सूरत में इस घर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह इस घर से चला जाएगा ना तो हमारे खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारे खर्चे कौन उठाएगा? अभी हमें छोटी की शादी भी करनी है, और समीर उस लड़की को लेकर अगर यहाँ से चला गया ना तो वो हम लोगों के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देगी। हाँ ठीक है, लेकिन उससे कोई भी प्यार से पेश नहीं आएगा। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस घर में उसे कोई पसंद नहीं करता, और उसे इतना मजबूर कर देना चाहिए हम लोगों को कि वह खुद ब खुद समीर को छोड़कर चली जाए यहाँ से। हाँ दीदी, ठीक है, तो काफी रात हो गई है, तुम लोग भी जाओ, सो जाओ अपने कमरे में जाकर। इस तरह समीर की दोनों बहनों ने समीर की माँ को खूब अच्छी तरीके से भड़का दिया, और समीर की माँ भी अपने दोनों बेटियों की बातों में आ गई। इस तरह रात बीत जाती है और सुबह सोना जल्दी उठकर रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगती है। वैसे माँ जी की नाराजगी अपनी जगह सही है, उनकी जगह शायद मैं भी होती तो मैं भी इस बात से नाराज होती, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें मनाऊं। मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ और साथ में कुछ
कुछ नाश्ता भी और सबको चाय नाश्ता परोसती हूँ। खबरदार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी रसोई में आ गई। किससे पूछकर तुम रसोई में आई हो? दीदी, मैं तो सबके लिए चाय नाश्ता बनाने आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे हाथ का चाय नाश्ता करेंगे? अरे चाय नाश्ते की बात तो दूर, हम तो तुम्हारे हाथ से कभी अमृत भी ना पिए। निकलो निकलो हमारी रसोई से, और खबरदार जो तुमने इस रसोई में पैर रखने की कोशिश भी की तो। लेकिन दीदी अगर मैं इस रसोई में नहीं आऊंगी तो सबके लिए खाना कहाँ बनाऊंगी? सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचो, क्योंकि अभी हमारे हाथ पर सही सलामत है। हम लोग खुद अपना बनाकर खा लेंगे। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्या आप इस घर में 2 चूल्हा करना चाहती हैं? करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस अपशगुनी के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। और तू इसे साफ साफ हिंदी में समझा दे कि ये हमारी रसोई में दोबारा कदम न रखे। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी पत्नी है, हमारी कोई नहीं लगती, समझा ना तू? सोना चलो यहाँ से। अरे रहने दीजिए ना जी, दीदी की बातों का बुरा मत मानिए। 1-2 दिनों की नाराजगी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए चाय नाश्ता बनाने का। चलो, मैं हमारे लिए चाय नाश्ता अभी ऑर्डर करता हूँ। ओहो, अपनी बीवी के लिए चाय नाश्ता ऑर्डर करोगे? तो क्या करूँ, मैं इसका पति हूँ, इसे भूखा तो रख नहीं सकता। इसके लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा ना। हाँ, तू उसी का पति है और उसी का पति ही रहेगा, न कभी हमारा भाई बनेगा और न ही अपनी माँ का बेटा। दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको यहाँ आए काफी दिन हो गए, अब आपको अपने ससुराल चले जाना चाहिए? वहाँ तो आपके ससुराल में आपके सास ससुर को काफी दिक्कत हो रही होगी आपके बिना। समीर चलो ना, छोड़ो ना ये सब। तू आज अपनी इस अपशगुनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तू अपनी बड़ी बहन को ससुराल जाने के लिए बोल रहा है। भूल मत समीर, इस घर में जितना अधिकार तेरा है उतना ही अधिकार मेरा भी है, और मेरी मर्जी, मैं जाऊं चाहे रहूं। तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? भाई तो बन नहीं सका और बाप बनने की कोशिश कर रहा है। जा यहाँ से। चलिए ना, प्लीज चलिए, अब एक सब नहीं कहेंगे आप। अच्छा हुआ जो तूने उसे इस रसोई से निकाल दिया। अब बेटा जल्दी से चाय नाश्ता बना ले हमारे लिए। मम्मी, मैं? हाँ बेटा, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरा, आज तू चाय नाश्ता बना ले। ठीक है, अभी बनाती हूँ। हाँ दीदी, साथ में मेरा भी लंच बना देना, आज मुझे भी कॉलेज जाना है। छोटी, अब तो इतनी छोटी भी नहीं कि तू अपना लंच भी नहीं बना सकती। दीदी वैसे तो रोज मम्मी बनाती थी, लेकिन प्लीज आज आप बना दो, कल से मैं अपना टिफिन खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है। इस लड़के के एक फैसले की वजह से इस घर की खुशियों को मानो उस अपशगुनी लड़की की नजर लग गई, जो घर में सुबह से अशांति ही अशांति है। माँ ऊपर वाले कमरे की चाबी दो। क्यों चाहिए तुझे चाबी? क्या कोई किराए वाले आए हैं? नहीं माँ, मैं सोना के साथ ऊपर वाले कमरे में रहूंगा, क्योंकि यहाँ नीचे तो सोना को रसोई में जाने की इजाजत नहीं है। तो हम लोग अपने रोज का चाय नाश्ता खाना पीना कहाँ बनाएंगे, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम ऊपर वाले कमरे में रहेंगे। ठीक है, जा मेरे तकिए के नीचे रखी है। ये क्या माँ, आपने उसे चाबी क्यों दे दी? उसे मना करना था ना। अरे पागल, चाबी ना देती तो वह फिर से अपनी पत्नी को बाहर ले जाने की बात करता, और मैंने तुझसे कहा ना कि घर के खर्चे भी तो मैनेज करवाना है। अच्छा ठीक है, चाबी तो दे दिया आपने, लेकिन कोई और चीजों की मदद मांगे ना तो आप साफ साफ मना कर देना। हाँ बेटा, मैं मना कर दूंगी। जानवी, क्या यही रहने का इरादा है तुम्हारा? अरे दामाद जी, आइए दामाद जी, बैठिए ना। किस अधिकार से यहाँ बैठूं माँ जी मैं? अरे मेरा तो इस घर में कोई अधिकार नहीं है, कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? यही कि इस घर के बेटे ने रातों रात अपने लिए दुल्हनिया भी ला ली और हमें खबर तक नहीं। क्या बताऊं दामाद जी, इस लड़के ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे किस मुंह से बताते, इसने भी हमें ढंग से नहीं बताया और कोर्ट मैरिज करके आ गया। अब ऐसे में क्या बताते बताओ? अरे नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। वैसे भी समीर की अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहे, जरूरी थोड़ी ना है कि सबको बताया जाए। हमें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। ऑब्जेक्शन नहीं है? क्या ऑब्जेक्शन नहीं है? तुम्हें मालूम भी है समीर ने जिस लड़की के साथ शादी की है वो पहले से विधवा है। जानवी, इन सब बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता, वो समीर की पसंद है और समीर जब उसके साथ लाइफ बिताना चाहता है तो हम तुम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? अच्छा, ये मेरे भाई की बात है इसीलिए आप इतनी आसानी से कह रहे हैं, लेकिन ये आपके घर की बात होती ना तो आप इतनी आसानी से मुस्कुराते हुए ना कहते। अरे ये सब बात छोड़ो जानवी, और जल्दी घर चलो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कल से माँ बहुत परेशान हो रही है। तो आप छुट्टी ले लेते ना। अरे इस महीने छुट्टी पॉसिबल नहीं है जानवी, चलो जल्दी। जा बेटा, समधन जी की तबीयत ठीक नहीं है। जा तो रही हूँ माँ, लेकिन कल परसों मैं फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जो भी मैंने बताया है वह कोई भी बात मत भूलना। ठीक है बेटा, जा तू। चलो भी, आप खड़े क्या हैं? पहले मैं साले साहब से मिल लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की, जब मैं उसकी बहन होकर उससे कोई रिश्ता नहीं रख रही हूँ तो आप क्यों रखोगे उससे रिश्ता? चलो यहाँ से। दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ ना, अगर तुझे इतनी ही रिश्तेदारी निभानी होती तो तू अपने जीजा जी से पूछता ना इस बारे में, अपने मन की ना करता। कोई बात नहीं साले साहब, आपके नए जीवन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। थैंक यू जिया जी, वो सब इतने जल्दबाजी में हुआ कि मैं बता नहीं पाया कुछ भी। कोई बात नहीं, हम इकट्ठे पार्टी ले लेंगे। बड़े हैं पार्टी लेने वाले। चलो अब। माँ,
माँ सोना को अपना लो माँ, सोना बहुत अच्छी लड़की है। समीर, मुझे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से। माँ प्लीज, माँ दीदी को समझाओ ना कि दीदी बेमतलब का इतना गुस्सा ना करे, और आप भी माँ सोना को अपना लो माँ। मैंने कहा ना समीर, तू जा यहाँ से। मुझे तुझसे या उस लड़की से कोई बात नहीं करनी है और ना ही कोई रिश्ता रखना है। ठीक है माँ, लेकिन एक ना एक दिन मेरा दिल कहता है कि आप सोना को जरूर अपनाओगे, क्योंकि सोना बहुत अच्छी है। तू मेरा इकलौता बेटा है और तुझे खो देने के डर से मुझे बहुत घबराहट होती है। मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती बेटा, बस यही मजबूरी है जिस कारण मैं सोना को नहीं अपना सकती। माँ जी, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरे आंसुओं का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे जब हमने तुम्हें मना किया था कि तुम समीर से शादी मत करना, तो क्यों किया तुमने समीर से शादी? आज तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने समीर को बहुत समझाया, मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी उससे शादी, लेकिन समीर का कहना था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो अपनी जान दे देगा, इसलिए मजबूरी में मुझे करना पड़ा। ठीक है, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया, लेकिन देखो हमसे रिश्ता नाता बनाने की कोई कोशिश मत करो। तुम समीर के लिए आई हो तो बस समीर के होकर रहो, हमसे कोई मतलब मत रखो। कैसे ना रखो माँ जी, आप मेरी माँ हैं। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है मुझे माँ कहने का, तू जा यहाँ से। और आइंदा तुम मुझसे चिकनी चुपड़ी बात करने की कोशिश मत करना, मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कभी नहीं करूंगी, जा यहाँ से। हे भगवान, क्या क्या सोचा था मैंने कि मेरे इकलौते बेटे समीर की शादी होगी, मेरी बहू आएगी, अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार रखूंगी मैं, लेकिन ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है। मम्मी, मैं आ गई कॉलेज से। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? समझ गई, जरूर उस सब अपशगुनी ने ही आपसे कुछ कहा होगा। नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। बहुत भूख लग रही है मुझे, जा जल्दी से खाना बना ले दोनों के लिए। क्या माँ, मैं कॉलेज से थक कर आई हूँ, मुझे तो लगा कि मैं जाऊंगी तो गर्मा गर्म खाना खाऊंगी, और आप मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही हैं। दीदी ने खाना नहीं बनाया क्या? अरे कहाँ से बनाती बेटा, तेरे जिया जी तेरी दीदी को लेने आ गए थे ना, तो तेरी दीदी तेरे जिया जी के साथ चली गई। ओह गॉड मम्मी, कितनी भूख लगी है मुझे। छोटी चल ना, मैं तुझे खाना देती हूँ, मैंने बनाया है खाना सबके लिए। अच्छा, मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाऊं? अरे भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का कभी न खाऊंगी। तुमने हमसे हमारे प्यारे समीर भैया को छीन लिया, अब सगुनी कहीं की। छोटी, ये क्या बदतमीजी है, कैसी बात कर रही हो तुम सोना से? क्यों ना करो, अपनी सोना को समझा दो कि हमसे बात करने की कोशिश ना करे, हम इनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। सोना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये लोग तुम्हें हर रोज बेइज्जत करते हैं और तुम इनसे बात करने की कोशिश करती हो। क्या करूं जी, मन नहीं मानता। अच्छा, मन नहीं मानता तो अब बहुत दिन हो गए तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लिए, अब कल से ही तुम मेरे साथ ऑफिस जाना चालू कर दो, कोई मतलब नहीं है घर में रहने का। यहाँ रहोगी तो यह लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही देंगे। ठीक है जी, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। बेचारी सोना हर दिन अपनी सास और ननद को मनाने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन हाँ, महीने के अंत में समीर से घर खर्च के पैसे लेना कोई नहीं भूलता था। समीर की बड़ी बहन सप्ताह में 4 दिन अपने मायके में रहती और 3 दिन ससुराल में रहती, और खासकर संडे को वह अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि संडे के दिन सोना घर में रहती तो वह किसी न किसी तरह से सोना को परेशान करती, रुलाती। सोना को यह सब देख देख कर बहुत बुरा लगता, लेकिन फिर भी वह समीर से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि सोना को मालूम था कि समीर को यह सब पता चलेगा तो समीर इस घर को भी छोड़ के जाने की बात कहेगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और समीर की माँ को अपनी छोटी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। छोटी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। माँ, आप क्यों इतनी परेशान हैं? क्या हुआ? हम तो है ना आपके साथ। बेटा जानवी, मुझे सिर्फ अब छोटी की शादी की बहुत चिंता हो रही है। ये घर के रोज रोज के कलेश देखकर मेरा मन उब गया है। ऐसा लगता है कि बस छोटी की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ माँ, मैंने छोटी के जिया जी को बताया है। बस आप समीर से छोटी की शादी के लिए ना रुपए निकलवाती रहो। सिर्फ छोटी की शादी तक ही तो दिक्कत है माँ, उसके बाद तो आप चाहो तो समीर और उस अपशगुनी लड़की को इस घर से भी निकाल सकती हो, और उसके बाद आप हमारे ससुराल में नहीं भी रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों हर महीने बारी बारी से यहाँ आएंगे और आपके साथ रहकर जाएंगे। माँ, कॉलेज की फीस और एग्जाम फीस पेड करनी है, आपने भैया से रुपए लिए? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई, जा तू ही ले ले उससे पैसे। मैं नहीं बोलूंगी माँ, आप ही जाकर बोलो उनसे। ठीक है बेटा। वैसे माँ, खाने में क्या बनाया है आपने? बहुत भूख लगी है मुझे। बेटा, जैसे तैसे दाल चावल बनाया है मैंने, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है आजकल, मुझसे रसोई में खड़ा हुए नहीं जाता। अब तुम भी घर की जिम्मेदारियां लो, तुम भी एक टाइम का खाना पीना बनाया करो। ओहो माँ, आपको क्या हो गया है? आजकल आप मुझे ही सारा काम बताती हैं। दीदी प्लीज, आप बना दो ना खाना। छोटी, तुझे अपनी बड़ी बहन के ऊपर जरा भी दया नहीं आती? तो ये नहीं सोचती कि तेरी बहन अपने ससुराल से भी काम करके आती है और फिर यहाँ भी काम करेगी? रहने दो दीदी, आप तो मुझसे ही काम करवाती हैं। अरे कल परसों ब्याह हो जाएगा तेरा, तू घर के काम काज सीख। मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी। माँ, क्या काम है तुझे? तुझे कैसे माँ की याद आ गई? माँ, मैं छोटी की शादी के विषय में बात करने आया हूँ। ओह, शुक्र है कि तुझे ये तो याद है कि तेरी एक छोटी बहन कुंवारी है जिसकी शादी करनी है।
दीदी आप जब भी बोलती है ना तो बहुत कड़वा ही बोलती हैं। तूने मीठा बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? ये सब छोड़ो तुम लोग और बता, कौन है वो लड़का, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके माता पिता कौन है? माँ वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। उसका नाम संजय है और संजय की 3 बहनें हैं और तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। अरे हट, ये भी कोई रिश्ता है? 3 बहन है लड़के की, 3 बहन आकर अपनी भाभी के सिर पर तांडव करेंगी। हाँ हाँ जैसे आप करती हैं। क्या कहा तूने? कुछ नहीं दीदी, मैंने तो कहा कि उन तीनों की शादी हो चुकी है और उसके माता पिता भी बहुत समझदार हैं। उसके पिता रिटायर्ड 2nd क्लास अधिकारी हैं। अच्छा समी, तुम अच्छे से जानते हो ना लड़के को, लड़के के परिवार को? हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है बेटा, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। माँ, उसे बेटा क्यों कहा आपने? अब वो अपनी गलती भूल जाएगा। अरे पागल, वह हमारी छोटी की शादी की बात कर रहा है, फिर मैं उससे गुस्सा क्यों करूं? अरे शादी की बात कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, यह तो उसका फर्ज है। बड़ा भाई है तो बड़े भाई का फर्ज नहीं निभाएगा क्या? हाँ ठीक है बेटा, जो भी हो, बस मेरी छोटी की शादी धूमधाम से हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन याद रखना माँ कि समीर ने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी गलती भूलने लायक नहीं है, आप उसकी गलती भूलना मत कभी। हाँ बेटा, नहीं भूलूंगी। समीर इस तरह अपनी छोटी बहन नैना की शादी की बात संजय से चलाती है और दोनों परिवार वालों को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों परिवार वाले शादी के लिए हामी भर देते हैं और संजय और नैना ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। तो समीर और उसकी पत्नी नैना ने खूब रुपए खर्च किए छोटी की शादी में और धूमधाम से छोटी की शादी करवा दी। आज मेरी छोटी शादी के बाद पहली विदा में आ रही है, मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। अरे माँ जी, आज छोटी आ रही है इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है और मैंने पकवान बनाना शुरू भी कर दिया। तुमसे किसने कहा सोना पकवान बनाने के लिए? वह मेरी बेटी है ना, वह आ रही है तो मैं ही देख लूंगी। तुम अपना काम करो, अपने लिए बनाओ, हमारे लिए नहीं। हाँ हाँ, तुमसे किसने कहा कि तुम हम लोगों के लिए पकवान बनाओ? अरे तुम्हें कितना बोलते हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती जो बार बार मुंह उठाए चली जाती हो। अब मुंह मत बनाओ और जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें पहले ही समझा रखा है कि तुम हमारी रसोई में कदम मत रखना। तुम बार बार बेइज्जत होने के लिए भूल क्यों जाती हो? निकलो यहाँ से, वरना अभी तुम्हारा वो आशिक पति आएगा और हमें उल्टी सीधी बातें सुना देगा। ठीक है माँ, चलो दोनों मिलके जल्दी जल्दी कुछ अच्छा पकवान बना लेते हैं। इस तरह शारदा जी की बड़ी बेटी और शारदा जी मिलकर छोटी और दामाद जी के आने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद छोटी अपने पति के साथ आती है और शारदा जी ने जैसे ही बेटी के आने की आहट सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास जा ही रही थी कि अचानक उनका पैर फिसला और वह जमीन में धड़ाम से गिर गई। माँ, छोटी माँ, माँ कैसे गिर गई आप? हाय हाय, कमर टूट गई रे। शारदा जी को जैसे तैसे उठाकर उनके कमरे में ले जाया जाता है और इधर समीर तुरंत ही डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर शारदा जी का पैर देखकर बताता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर आया है, जिस वजह से वह कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट में रहेंगी। शारदा जी को दवाई देकर वह उनके पैर में पट्टी बांधकर डॉक्टर चले जाते हैं। माँ, मैंने बोला था ना कि कुछ न कुछ तो अपशगुन होकर ही रहेगा, और देखा आपने, टूट गया ना आपका पैर। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? माँ अपनी गलती की वजह से गिरी है, माँ को दौड़ने की क्या जरूरत थी? और देखिए इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज। हाँ ठीक है, हम तुझसे बहस करना भी नहीं चाहते। माँ, काश मैं यहाँ रुककर आपकी सेवा करती, लेकिन पहले विदा में आई हूँ और सासू माँ ने साफ साफ कह दिया है कि मैं शाम तक घर लौट आऊँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी बड़ी सास और ससुर जी आने वाले हैं। शादी के बाद के कुछ ऐसे रीति रिवाज और पूजा पाठ है जो भी होने को है, इसीलिए उन्होंने आने के लिए कहा है। ठीक है ना बेटा, चली जा तू, तेरी बड़ी बहन तो है ना, जानवी कर लेगी मेरी देखभाल। दीदी अच्छे से देखभाल करना आप माँ की, मुझे जाना होगा। ठीक है तू जा, मैं हूँ ना। इस तरह शारदा देवी की छोटी बेटी अपने ससुराल चली जाती है। जानवी 1 हफ्ते तक अपने मायके में रहती है और वह अपनी माँ की सेवा करके दोनों टाइम का खाना बनाकर बहुत परेशान हो जाती है। वह अब चिड़चिड़ाने लगी थी। अगर जानवी की माँ किसी भी काम के लिए कहती तो अब जानवी चिढ़ने लगी थी। यह भी क्या लाइफ हो गई है मेरी, यहाँ आती हूँ तो यहाँ माँ की सेवा करो, घर का पूरा काम करो, ससुराल में जाती हूँ तो वहाँ का करना पड़ता है। बहुत दिमाग खराब होने लगा है मेरा। और माँ है कि समीर और सोना को घर से भी नहीं निकालती। अरे जब सब कुछ सोना और समीर का ही होना है तो मैं क्यों अपना माथा पच्ची कर रही हूँ? मुझे भी कोई ना कोई बहाना बताकर अपने ससुराल चले जाना चाहिए। फिर माँ की सेवा करे उनकी बहू, मुझे क्या करना, मुझे भी तो अपना ससुराल देखना है। इस तरह एक दिन जानवी भी ससुराल में सास के बीमार होने का बहाना बताकर अपने ससुराल चली जाती है। अब शारदा जी अकेली हो जाती है। जानवी को समझना तो चाहिए था कि यहाँ माँ की देखभाल कौन करेगा। वह भी अपने ससुराल चली गई। कितने दिन हो गए मैं बिस्तर में ही पड़ी हूँ, न जाने कब इस बिस्तर से उठूंगी। माँ जी कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम भी ऑफिस चले जाओ, मैं तो इस बिस्तर में ही दम तोड़ दूंगी। अरे माँ जी ऐसा क्यों कहते हैं आप? मुझे जैसे ही पता चला कि जानवी दीदी चली गई है तो मैंने पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है ऑफिस से। क्या तुमने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली? हाँ माँ जी, अगर मैं भी ऑफिस चली जाऊंगी तो दिन भर घर में कौन रहेगा, और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कौन आपकी मदद करेगा? बहू की बात सुनकर शारदा जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। शारदा जी मन ही मन में सोचती है कि उन्होंने अपनी बहू को पूरे 1 साल कितना परेशान किया और फिर भी आज मुसीबत के वक्त में उनकी बहू उनके साथ खड़ी है।
सोना के लिए ये एक सुनहरा मौका था जब वो अपनी सास का दिल जीत पाती। इस तरह सोना ने 2 हफ्ते की ऑफिस की छुट्टी ले ली और 2 हफ्ते तक तन मन से अपनी सास की सेवा में लगी रही। और 2 हफ्ते बाद भी शारदा जी ठीक नहीं हुई तो सोना ने अपनी छुट्टी और बढ़ा ली। इसी तरह धीरे धीरे पूरे 1.5 महीने सोना ने अपनी सास की सेवा की। शारदा जी अब चलने फिरने लगी थी और शारदा जी अपनी बहू की सेवा भाव को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपनी बहू को प्यार से गले लगाकर अपनी बहू से माफी मांगती है। माँ जी, आप तो अब अच्छे से चल फिर लेती हैं। मैं आपके लिए खाना बनाकर आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। सोना, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझे कितना परेशान किया, तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन तू एक बेटी बनकर मेरी सेवा में डटी रही और मेरी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। सच ही कहा है किसी ने कि बेटियां चाहे कितनी ही प्यारी हो, लेकिन मुसीबत और बुरे वक्त के समय में बहू ही साथ देती है। काश मैं अपनी बेटियों की बात ना मानकर तुम्हें पहले ही स्वीकार कर लेती। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मैं तो आपसे नाराज पहले कभी थी ही नहीं। मैंने तो हमेशा आपकी नाराजगी को जायज बताया। शायद आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही नाराजगी जताती, लेकिन आज मुझे बहुत खुश है कि आज आपने सारी गिले शिकवे भुलाकर मुझे दिल से अपनाया है। हाँ माँ, मैं तो पहले ही कहता था कि सोना सच में सोना है। प्रिय दर्शकों, यह बात आप लोग भी समझ लीजिए। चाहे बेटी कितनी ही प्यारी क्यों न हो, लेकिन साथ हमेशा बहू ही देती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।